नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र कैबिनेट से इसको बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। इस योजना का मकसद कोरोना महामारी के दौरान हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में इस स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देती है। तो देखिए, अब इस योजना के तहत किसे और कितना फायदा मिलता है, थोड़ा इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रति महीना प्रति सदस्य 5 किलो अधिक अनाज, गेहूं, चावल दिया जाता है। आपको बता दें कि देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिलता रहेगा। इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा जहां से राशन कार्ड पर मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का फायदा उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह योजना राशन कार्ड धारकों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या देश में लगभग 80 करोड़ से ज्यादा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी राजीव तिवारी, इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। राजीव, देखिए, जिस तरीके से ये जो योजना है गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी ताकि जो कोविड काल है इसके दौरान जो गरीब है उनको राशन मिल सके, लेकिन अब इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। मार्च 2022 तक सभी को राशन फ्री में दिया जाएगा जिनके पास कार्ड है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर सरकार की तरफ से योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर हर परिवार को जो राशन कार्ड धारक है उनको 5 किलो राशन दिया जाएगा, यानी 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल हर व्यक्ति तक मिलेगा। मगर जिस तरीके से इसकी जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर की गई थी, और इसको बढ़ाकर लगभग कह सकते हैं नवंबर 2021 तक कर दी गई थी। मगर अब इस स्कीम को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्च 2022 तक ये सभी को सुविधाएं मिलेंगी। ये खास तौर पर राशन कार्ड धारक है, यानी कि देश के अंदर लगभग 80 करोड़ ज्यादा से ज्यादा भी राशन कार्ड धारक है, उनको हर परिवार को, हर व्यक्ति को राशन मिलेगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकारों को द्वारा ये घोषणाएं जरूर की गई थी कि हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा, मगर यहाँ पर बात करें राशन कार्ड धारकों की, जी। तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर होते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पहल से कहीं ना कहीं सरकार के लिए कहीं ना कहीं उपलब्धि भी हासिल होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता परेशान थी कोरोना काल के अंदर, उनके पास काम नहीं था, और जहां तक कि खाने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं अब राहत वाली सांस है। मगर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं राशन कार्ड जो डीलर थे वो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी योजनाओं को राशन कार्ड धारक तक नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राशन कार्ड धारक जो थे वो थोड़े बहुत नाराज होते हुए नजर आए थे। जी। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। देखिए, कोविड काल में जिस तरीके से खुद यहाँ पर केंद्र ने एक योजना की शुरुआत कर दी ताकि जो गरीब परिवार है उनको कहीं ना कहीं खाना भी मिल सके और उनकी जो रोजी रोटी है वो भी चल सके। राजीव, देखिए, अब जिस तरीके से यहाँ पर मार्च 2022 तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है, तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं केंद्र में जिस तरीके से अब चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में विधानसभा के, क्या इसका फायदा केंद्र सरकार को मिल सकता है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है जिस तरीके से इस योजना को बढ़ा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सरकार ने कहीं न कहीं जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं, और क्योंकि जी। नवंबर तक ये स्कीम जो थी वो कहते-कहते खत्म होने वाली थी, यानी कि 30 नवंबर तक इसकी स्कीम की हम्म। कहीं न कहीं घोषणा की गई थी। मगर जिस तरीके से अब इसको अचानक से बढ़ा दिया गया है, और मार्च यानी कि होली तक इसकी कैसे ना घोषणा की गई है कि आगे होली तक ये योजना लागू रहेगी, और हम्म। 80 करोड़ जो राशन कार्ड धारक है उन तक कहीं न कहीं सुविधाएँ मिलेगी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से ये घोषणाएँ की गई हैं,
उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ही सरकार ने इस तरीके की घोषणा की है, ताकि सरकार जनता का जो वोट बैंक है वो सरकार की तरफ यानी भाजपा की तरफ मिलता हुआ नजर आए। मगर जिस तरीके से राशन कार्ड धारकों की बात करें तो राशन कार्ड धारक जरूर कुछ नाराज हुए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अपने बारे में सोच रही है और कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में नहीं बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मगर राशन जो जब मिल रहा था यानी कि 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी। मगर बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी होती नजर आई थी। राशन कार्ड डीलरों के द्वारा कहीं ना कहीं पूरा राशन नहीं दिया जा रहा था, या फिर कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 1 किलो अनाज 1 किलो जो दाल थी यानी कि जी। जो दालें थी वो कहीं ना कहीं कहते हैं हर परिवार को दी जाएगी, उसमें भी कहीं ना कहीं राशन डीलरों ने कटौती करी। यानी कि सिर्फ राशन दिया जा रहा था, अनाज कह सकते हैं चने की दाल थी वो नहीं दी जा रही थी। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही जरूर हुई थी, मगर अधिकारियों की तरफ से बड़ी घोषणाएं जरूर की है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही दोबारा से घोषणा की गई है, मार्च तक इसकी शुरुआत कह सकते हैं लागू रहेगा और कहीं ना कहीं हर परिवार को इस तरीके की योजनाओं से लाभ मिलता रहेगा। मगर देखना होगा सिर्फ ये चुनावों की घोषणाएं हैं या फिर वाकई में मिल पाएगा। मगर अभी तक कहीं ना कहीं जनता को इस तरीके की सुविधाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो जनता है वो तो खुश है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीबों को यहाँ पर खाना मुहैया होगा तो उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो भी नहीं सकती है। राजीव, जिस तरीके से समय सीमा बढ़ा दी गई है योजना की, इसको लेकर जो परिवार हैं जो राशन लेते हैं वो कितने उत्साहित हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल इस कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है और कहीं न कहीं जी। सरकार के इस कदम को सराहनीय भी बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो कोरोना काल की स्थिति चल रही है, कहीं न कहीं लोगों को जॉब छूट चुकी है, बिज़नेस हुँ। ठप हो चुके हैं। मगर कहीं न कहीं सरकार ने जिस तरीके से राहत दी है और कल जिस तरीके से अनाउंस किया गया गरीब कल्याण योजना की तरफ के कि जिस तरीके से जो गरीबों जिनकी राशन कार्ड जो धारक है उनको मार्च तक इसकी कह सकते हैं राशन मिलेगा और कहीं न कहीं जो 5 किलो का अनाज है वो मिलता रहेगा। मगर देखना होगा राशन का जो डीलर है वो किस जी। तरीके से सरकार के इस योजना को जनता तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं जनता भी इससे संतुष्ट है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम को कहीं ना कहीं चुनाव हुँ। से जोड़ के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने खुद बात की हमें राशन डीलर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है उनकी तरफ से। तो उसके लिए कुछ शिकंजा कसा जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें राशन कार्ड डीलरों के द्वारा जो कहीं न हुँ। कहीं लापरवाही की गई थी, समय पे राशन नहीं दिया जा रहा था, या फिर उसमें चने की जो दाल थी जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि हुँ। वो हर परिवार को 1 किलो दिया जाएगा हर महीने, मगर वो भी कहीं न कहीं नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से राशन कार्ड डीलरों के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगते नज़र आए थे। सरकार के जो अधिकारी थे उनके ऊपर आरोप लगते नज़र आए थे। हुँ। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना की, वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है और मार्च तक इसकी कहीं न कहीं आगे समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो हुँ। दिल्ली सरकार ने भी इसके लिए पहले ही कदम उठा चुकी थी और दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से 5 किलो अनाज यानी कि हर परिवार को दिया जा रहा है, यानी कि हुँ। हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो यानी कि टोटल कहें तो कहीं न कहीं 10 किलो अनाज जो है वो हर व्यक्ति तक हर महीने मिलता हुआ नज़र आएगा। जी। बिल्कुल, यानी कि राशन के ज़रिए ही सही यहाँ पर खुद बीजेपी अब अपने आप को और मजबूत, और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो चुनाव है इसके मद्देनज़र रखते हुए उनको वोट मिल सके, ये एक तरीके से योजना का जो समय सीमा उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में दिवाली की पूर्व संध्या पर शुरू हुई एसटी कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को खत्म हो गई है। इस हड़ताल को खत्म करने के लिए परिवहन मंत्री अनिल परब एसटी कर्मचारी यूनियन के अलावा बीजेपी नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। मंगलवार के बाद बुधवार को भी परब एसटी कामगार यूनियन व बीजेपी के नेताओं के साथ अहम चर्चा की, जिसके बाद हड़ताल को खत्म करने पर सहमति बन गई। फिलहाल सरकार ने एसटी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर अहम फैसला ले लिया है। बैठक में अंतरिम वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सकारात्मक चर्चा के बाद अनिल परब इस प्रस्ताव को लेकर वित्त मंत्री अजीत पवार के पास पहुंचे। पवार की सहमति के बाद इस पर मुहर लगाई गई है। वहीं सरकार ने एसटी के विलय को लेकर कहा है कि इसके लिए अगले 6 महीने में योजना को तैयार करने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल परब ने बुधवार को गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में पूरी जानकारी दी। तो देखिए, बुधवार को एसटी हड़ताल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि पर समझौता भी यहाँ पर बढ़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से खुद यहाँ पर प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार एसटी महामंडल पर भड़के और कहा गया कि इन सभी कर्मचारियों को
समय पर वेतन दिया जाए। तो देखिए, वेतन वृद्धि को लेकर यहाँ पर सभी परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल कर ली थी और उसके बाद कल यहाँ पर सहमति बन गई है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, देखिए, जिस तरीके से परिवहन कर्मचारियों की जो हड़ताल थी वो बुधवार को खत्म हो चुकी है। यह हड़ताल किस वजह से की जा रही थी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल ऋचा जी, देखिए करीब दिवाली के शाम से ही लगातार एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जी। मुंबई के आजाद मैदान में की जा रही थी, हम्म। जिसमें एसटी कर्मचारियों की यह मांग रखी गई थी कि 10 से 12 साल में तमाम जो कर्मचारी है एसटी के, उनकी वेतन बढ़ाई नहीं गई थी, जबकि जी। 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है, लेकिन उनकी जो है वेतन नहीं बढ़ाई गई थी। उसको लेकर मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार बार बार यह कर रही थी कि अगर एसटी कर्मचारी इसी तरह से आंदोलन करेंगे तो आने वाले समय में एसटी महामंडल का निजीकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल हम्म। अनिल परब ने सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले समय में निजीकरण को लेकर भी एक विकल्प रखा जाएगा, जिसके लिए 6 महीने पहले ही पूर्वानुमान करते हुए तमाम तैयारियां की जाएगी, इस तरह का आदेश जी। दिया है। लेकिन एसटी कर्मचारियों की वेतन को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कल कहा है 41% की जो बढ़ोतरी की गई है, जिसमें 5,000 से लेकर 21,000 तक कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद यह जो है उनका आंदोलन था वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। यानी कि एसटी कर्मचारियों के लिए ये राहत भरी खबर है कि उनका जो वेतन आयोग का जो मसला था वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। जी। बिल्कुल। जिस तरीके से सत्यप्रकाश, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर खुद यहाँ पर जो कर्मचारी थे हड़ताल पर बैठे हुए थे, दीपावली की शाम से उनकी यह हड़ताल शुरू हो गई थी, लेकिन अब जाकर उनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है, जहाँ पर सभी नेताओं ने मिलकर बातचीत की और इस पर सहमति भी बन गई है। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि कोविड काल में जिस तरीके से परिवहन विभाग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आपने खुद इसका जिक्र किया है कि जो कर्मचारी थे उनको काफ़ी सालों से उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया था, उनको समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। क्या इस पर भी कोई सहमति बनी है? क्या वृद्धि को लेकर उनकी वृद्धि बढ़ाई जाए, उनका जो वेतन उसको बढ़ाया जाए, उसमें वृद्धि की जाए, या फिर जिस तरीके से जो सिचुएशन खड़ी हो जाती है परिवहन कर्मचारियों के आगे, उनको सुविधाएं दी जाए, इस पर कोई बातचीत हो पाई है या इस पर कोई सहमति बनी है? देखिए बिल्कुल, एसटी महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब जी हैं, उनसे जी। लगातार बातचीत हो रही थी, मुलाकात हो रही थी। हालांकि विपक्ष में बैठे बीजेपी के तमाम नेताओं से भी बातचीत हो रही थी। हम्म। लेकिन जिस तरह से एसटी महामंडल और उनके कर्मचारियों का सीधे तौर पर यह मांग था कि सबसे पहले 10-12 सालों में उनकी वेतन क्यों नहीं बढ़ाएगी, जी। उसको बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ निजीकरण को लेकर जिस तरह से सरकार बार बार धमकी देती है, हम्म। उस पर जो है स्पष्टीकरण किया जाए। ये दो मांगों को लेकर लगातार एसटी कर्मचारी जो है मुंबई के आजाद मैदान में धरने जी। पर बैठे हुए थे। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस धरने आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार की बात न मानते हुए इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इस पे हम विचार नहीं कर सकते। हम्म। फिलहाल कल इस पूरे मामले में शरद पवार जी को भी शामिल किया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वेतन का जो मसला है वो जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए, क्योंकि लगातार लोगों की जो है कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने तमाम सेवाएं दी है। ऐसे में उनको जो है अनदेखी नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर माननीय शरद पवार जी, उसके बाद अनिल परब जी, फिर मुख्यमंत्री जी से सहमति बनी। आखिरकार ये बताया गया 41% की वृद्धि की गई है, जिसमें अगर किसी की जो सैलरी 50,000 के आसपास है तो न्यूनतम जो वृद्धि यानी कि 5,000 से 21,000 के बीच वाली जो सैलरी का पैमाना तय किया गया है उस बीच में उनको दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आपने कहा कि 41% यहाँ पर सैलरी में वृद्धि की गई है, और जिसको लेकर लगातार जो एसटी जो कर्मचारी है वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। फिलहाल अभी प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, हड़ताल खत्म हो चुकी है। एसटी कर्मचारी कितने खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले को लेकर? आपने बात करने की कोशिश की उनसे? बिल्कुल, देखिए सरकारी तौर पर यह कह दिया गया है कि यह जो आंदोलन अब खत्म हो गया है, क्योंकि जी। वेतन वृद्धि को लेकर और निजीकरण को लेकर जो बातें थी वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। कल अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया है कि उनकी जो मांगे थी हमने मान लिया है, लेकिन आने वाले समय में निजीकरण को लेकर एक विकल्प रखा जाएगा। हालांकि इसके लिए 6 महीने का वक्त मांगा गया है। अब ऐसे में निजीकरण भी होता है तो किस तरह से होता है, यह अनिल परब आने वाले समय में इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन तमाम जो एसटी कर्मचारी थे उन्होंने इनकी बातों को मांगते हुए अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। फिलहाल जो
तमाम जो बातें हैं उसको लेकर कहीं न कहीं जो बिल्कुल। अमली जामा यानी पहनाने कि वाली बात जो है, वो बैठक हुई थी आमतौर पर उसमें जब हो सहमति जाएगा। बन चुकी है और कहीं न कहीं जो कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए थे दिवाली से, वो हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड में अमेजन कंपनी से गांजे की तस्करी के बाद अब इंदौर में जहर मंगाए जाने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक आशंका जताई है कि किस के आगे कोई व्यक्ति हथियार की तस्करी में भी अमेजन का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अब उन्होंने ई कॉमर्स की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता बताई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजन से मंगाए जाने वाली सामान का अपराध में इस्तेमाल होने की आशंका जताई है। कंपनी के अधिकारियों को प्रकरण की जांच के लिए बुलाया गया है, मगर यह मामला और गंभीर हो गया है क्योंकि इंदौर में एक व्यक्ति ने इस कंपनी से जहर मंगाया जाना भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में यह आशंका बनी रहेगी कि कोई भी व्यक्ति अमेजन से हथियारों की तस्करी भी करा सकता है। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही अमेजन और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रदेश सरकार अपने प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजकर उसे लागू कराने की कोशिश भी करेगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों से सामान मंगाने या भेजने पर किसी तरह का अभी नियंत्रण नहीं है। ई कॉमर्स नीति से यह संभव है। वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने भी बुधवार को अमेजन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया है कि अमेजन को भारत ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल देश के युवाओं को नशे की लत में डालने के लिए गांजा तस्करी कर रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने अमेजन कंपनी के बहिष्कार का ऐलान भी किया। इंदौर में सर एक केस आया जनसुनवाई के अंदर सल्फास की गोली जो है ऑनलाइन बुलाई गई अमेजन कंपनी के द्वारा। माता पिता ने गुहार लगाई कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। मैंने ये विषय पिछले हफ्ते उठाया था और इसलिए अमेजन के खिलाफ हम भिंड में जो विषय आया है उसके लिए उनके अधिकारियों को तलब कर रहे हैं। मैंने कल ही एसपी भिंड से बात की थी इस संबंध में और अब जैसे वहाँ पर सल्फास या जहर मंगा के उनने अमेजन से खा लिया, कल को कोई हथियार मंगाएगा इंदौर के अंदर जैसे उसने सल्फास मंगा के और वो खा लिया, गंभीर विषय है। और इसके लिए हम ई कॉमर्स के जितने प्लेटफार्म हैं इन सब के बारे में नीति बनाकर दिल्ली को लिखने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, लाइव जुड़े हुए हैं प्रदीप रजावत। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से अमेजन कंपनी से जहर मंगवाया जा रहा है, गांजा मंगवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा अब वो अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने सख्ती से अधिकारियों से पूछताछ की बात भी कही, उन्होंने जांच की बात भी कही और क्या कुछ आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी? प्रदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम प्रदीप से। तो देखिए जिस तरीके से अमेजन से गांजा मंगाने के बाद अब यहाँ पर जहर मंगाया गया है, लगातार ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गंभीर अपराध होने की आशंका यहाँ पर व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कंपनियों के अधिकारियों को जांच के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो देखिए ऑनलाइन गांजा बेचने के आरोप में अमेजन डायरेक्टर्स पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के भिंड में अमेजन कंपनी से गांजे की तस्करी के बाद अब इंदौर में जहर मंगाए जाने की बात भी यहां पर सामने आ गई है। पहले भिंड में एक व्यक्ति ने अमेजन कंपनी से गांजा मंगवाया और उसके बाद इंदौर में एक व्यक्ति ने अमेजन कंपनी से ही जहर मंगवाया और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आशंका जताई है कि आज लोग जहर मंगवा रहे हैं, हो सकता है कि कल लोग हथियार की तस्करी भी अमेजन कंपनी से करें, यानी कि अमेजन का इस्तेमाल किया जाए।
तो मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ प्रदीप रजावत। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से अमेजन कंपनी से गांजा मंगवाया जा रहा है, जहर मंगवाया जा रहा है, ये जो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और खुद इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अधिकारियों को बुलाया है पूछताछ के लिए। क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है अमेजन के खिलाफ, प्रदीप? जी ऋचा जी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था वो भिंड पुलिस ने खोला था 13 नवंबर को। जब ये भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह के द्वारा खुलासा किया जाता है, इसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। और हैरानी वाली बात थी कि अमेजन कंपनी जो लोगों के प्रति विश्वास बना चुकी है और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, और उसके द्वारा जो घर गृहस्थी का सामान मंगाया जाता था वो सामान मंगाते ना हुए और एक गांजे की सप्लाई की जा रही थी। और ये इस खुलासे के बाद लोग काफी अचंभित थे और इसको लेकर विरोध के सुर उठने लगे थे। बात की जाए भिंड की तो भिंड में करणी सेना ने इसको लेकर विरोध के सुर उठाए और कलेक्टेड पहुंचकर एक राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि अमेजन कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, लोगों के बीच जगह बना चुकी है, उस कंपनी के द्वारा गांजा सप्लाई का कार्य किया जाएगा तो निश्चित ही करणी सेना उसका विरोध करेगी। और इसको लेकर लगातार भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया। सबसे पहले गोहद थाना प्रभारी के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है जब अमेजन कंपनी के द्वारा जो गांजे की सप्लाई एक होटल संचालक एवं एक अन्य आरोपी के द्वारा की जा रही थी और बाबू टैक्स नाम से एक फर्म बनाई गई थी जिसके तहत ये विशाखापट्टनम से लेकर भिंड और भिंड के अलावा कई जगह गांजा सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन सबसे पहले इसका खुलासा भिंड एसपी और भिंड पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसकी तारीफ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी की है और तारीफ करते हुए कहा है कि ये भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह एवं समस्त पुलिस बल का सराहनीय कार्य है जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का खुलासा किया है और भिंड का नाम देश के अलावा देश प्रदेश के अलावा विदेशों में भी रोशन किया है। लेकिन ये मामला जैसे ही गृह मंत्री के पास पहुंचता है, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो उन्होंने भी सख्त रूप से कहा था कि निश्चित ही ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अमेजन है जिसके थ्रू गांजा की सप्लाई की जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब इंदौर से ये चौंकाने वाली एक और खबर आती है कि एक व्यक्ति के द्वारा जहर मंगाया जाता है और अमेजन के द्वारा, तब गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा कि ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ई कॉमर्स नीति भी बनाई जाएगी, जिसको प्रदेश में ये नीति बनाकर केंद्र सरकार तक भेजेंगे और इसे लागू करने की सिफारिश भी करेंगे। जी ऋचा जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप की जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो वहाँ पर लोग अपने रसोई का सामान मंगाते हैं या कुछ कपड़े वगैरह मंगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जहर मंगाया जा रहा है, गांजा मंगाया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि आगे भी हथियार की सप्लाई भी हो सकती है, आगे हथियार की तस्करी भी की जा सकती है अमेजोन के थ्रू। तो क्या इसको लेकर कोई ना कोई कार्रवाई भी यहाँ पर लागू की जाएगी? क्या जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने कोई ऐसा कोई ऐलान किया है कि इस अमेजन को बहिष्कार करने को लेकर? क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो और संस्थान है, संस्कृति बचाओ मंच ने भी कहीं ना कहीं अमेजन कंपनी का बहिष्कार करने की बात कही है, क्योंकि देखिए जो संस्थान है अलग वो भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं और इस कंपनी को बहिष्कार करने की बात भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कई संगठन ऐसे हैं जो आगे आए हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है कि भिंड में करणी सेना हो या प्रदेश में जो संस्कृत बचाओ मंच है इसके द्वारा और आम लोगों के द्वारा भी अमेजन कंपनी का विरोध किया गया है। बात की जाए भिंड पुलिस की तो भिंड एसपी ने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और कार्रवाई भी की है। अमेजन कंपनी से जब जवाब मांगा गया था, संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया और अमेजन कंपनी के जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो भिंड में आए हुए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न देने पर भिंड पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। और इसके दरमियान कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन सभी अधिकारियों को तलब किया है और उनसे पूरी बात की जानकारी भी उनसे मांगी गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।